Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of October 2021, Thursday. Inspiration of the day is inspiration does exist but it must find you working. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Nifty 50 closes above 18,000 for first time. कल हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट को रिवाइज किया है उसमें जो इंडिया के लिए फोरकास्ट किया गया था 9.5% का उसको रिटेन किया है, जबकि जो अदर मेजर इकोनॉमीज थी या इंडिया की जो काउंटर पार्ट इकोनॉमीज थी उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस थे उनको स्लैश डाउन किया था। इवन वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको भी आईएमएफ ने उसके भी प्रोजेक्शन को स्लैश किया था या कट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिनेरियो। और इसी के बाद से इंडिया के जो शेयर मार्केट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। अगर हम बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने पहली बार वेडनेसडे को 18,000 का जो मार्क है वो क्रॉस किया। तो आईएमएफ के प्रोजेक्शन के बाद जब आईएमएफ ने ये कहा कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इनटू इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक outlook report, immediately after this report the India's benchmark indices has shown the positive growth, and the index which actually tracked the performance of India's top 50 blue chip companies rose for the fifth straight trading session and logged a record high for the fourth consecutive session, दैट इज़ निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 कल 18,162 के पॉइंट पर क्लोज हुआ, दैट इज़ अप टू 170 पॉइंट्स हायर देन इट्स यूजुअल मार्क। तो नियरली 1% का एक्सपेंशन या इंक्रीज देखने को मिला निफ्टी 50 में एंड एक्सटेंडिंग इट्स ईयर टू डेट गेन अप टू 30%। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में 30% का ग्रोथ रेट निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है एंड दिस मेक इंडिया द बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट इन द वर्ल्ड दिस ईयर। तो शेयर मार्केट के इस उछाल के कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है इस समय बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर सेंसेक्स की बात करें तो ऑन द अदर हैंड सेंसेक्स एंडेड एट अ न्यू हाई दैट इज़ 60,737 up to 433 point और 0.7%। तो निफ्टी में 1% का उछाल देखा गया, जबकि अगर हम बात करें सेंसेक्स तो 0.75% का उछाल देखा गया आफ्टर द अनाउंसमेंट और आफ्टर द रिलीज ऑफ आईएमएफ रिपोर्ट। इवन द total market cap of all listed stock of Sensex or on BSE topping to approximately 270 ट्रिलियन रुपीज़। तो बीएससी की जो टॉप कंपनीज हैं या लिस्टेड जितना भी लिस्टेड स्टॉक है उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 270 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच गया है आफ्टर दिस record high hit in Sensex and Nifty. So Nifty at 18,000 is the reaffirmation of the wider structural potential of the Indian economy. सो एज़ पर द एक्सपर्ट जो ये निफ्टी और सेंसेक्स में जो ये उछाल देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी भी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के रीअफर्म है इन कंपैरिजन टू द अदर मेजर इकोनॉमीज और इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी इसको एग्री किया है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड अदर मेजर स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 सालों से जो निफ्टी और जो स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें 10,000 का जो लेवल है वो जुलाई 2017 में निफ्टी ने क्रॉस किया था विद टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक वाज 132.5 ट्रिलियन। और 2017 से लेकर के 2021 तक आते आते ये 10,000 का जो मार्क है ये 18,000 तक पहुंच गया है। दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रीअफर्मेशन ऑफ द इंडिया स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट इन
कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमीज और काउंटर पार्ट कंट्रीज। और अगर हम लीडर्स और लेगर्ड्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, टाइटन, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, ये सारे स्टॉक ऐसे थे जिसमें से टाटा, ओएनजीसी और टाइटन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और सिप्ला, ब्रिटानिया और बीपीसीएल की जो परफॉर्मेंस रही वो पुअर परफॉर्मेंस रही, या हम कह सकते हैं वर्स परफॉर्मेंस रही। तो सिप्ला, ब्रिटानिया और बीपीसीएल वर द लेगार्ड्स, एंड टाटा मोटर्स, ओएनजीसी एंड Titan, the stock of Tata Motors, ONGC and Titan has shown the highest increase in terms of their stock market prices or stock prices in terms of percentage. Tata Motors 76% का stock price में change आया in terms of percentage, ONGC 33 and Titan 32% चेंज इन देयर स्टॉक प्राइसेस। सेक्टोरल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सेक्टर वाइज कहाँ किन किन कंपनीज के स्टॉक्स ने या सेक्टर वाइज किस किस सेक्टर के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें निफ्टी मीडिया की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा रही। निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही, 45% का इंक्रीज देखने को मिला in their stock prices and followed by Nifty Realty. So Nifty Media and Nifty Realty were the two top sectors which has performed well in this rally, followed by Nifty CD, Nifty Energy, Nifty Auto, Nifty Mid Cap and Nifty Small Cap. So this stock market performance is a good indicator for Indian economy. और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो रिकवरी की पाथ पर आ चुकी है, और इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लेकर के। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। एफएम सेज इंडिया लुकिंग एट नियर डबल डिजिट ग्रोथ दिस ईयर। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के कुछ स्टेटमेंट या हमें कह सकते हैं कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं, और कल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को भी टारगेट किया है जिसको लेकर के इस समय काफ़ी ज़्यादा हलचल मची है इंडियन इकोनॉमी में, बेसिकली कोल शॉर्टेज को लेकर के। तो कोल शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने ये कहा कि ऑल दीज रूमर्स रिलेटेड टू कोल शॉर्टेज एंड एनर्जी क्राइसिस इज बेसलेस। इंडिया इज़ अ पावर सरप्लस कंट्री नाउ दीज डेज। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को लेकर के भी प्रोजेक्शन किए हैं, एंड एज पर हर projection, India will witness close to double-digit economic growth for financial year 22, and this double-digit growth rate would be the highest among the major economies in the world. So, in comparison to its counterpart economies, India is going to attain the double-digit growth. हालांकि अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को देखें और सबसे ऑप्टिमिस्टिक जो ग्रोथ प्रोजेक्शन IMF ने दिया उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस को भी देखें, या ऐसे ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो कि हायर साइड पर हैं, उसमें भी कहीं भी इंडिया के लिए अभी डबल डिजिट के ग्रोथ प्रोजेक्शंस नहीं रह गए हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज क्वाइट मोर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन, और इट इज़ क्वाइट more on higher side projection, but this is the expectation of our finance minister, and as per her the economy is expected to grow at 7.5 to 8.5% as projected by rating agency in the next financial year, and the growth would sustain at this range for the next decade as per finance minister. तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं 7.5 और 9 तक के प्रोजेक्शंस हैं, जो एक इफेक्टिव रेंज है ग्रोथ प्रोजेक्शन की इंडिया की, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज 7। अगर एजेंसीज़ के प्रोजेक्शंस को देखें, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोजेक्शंस करते हैं, तो इनके प्रोजेक्शंस इफेक्टिव माने जाते हैं, रिलायबल माने जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन किया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.3, फिच के 8.7, रिसेंटली फिच ने रिवाइज किया है एमिड द कोविड-19 सेकेंड वेव। ICRA 9%, IMF 9.5, S&P 9.5, RBI 9.5 एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10% के ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडियन इकोनॉमी के लिए किया। और हम ये कह सकते हैं ADB का जो projection that is on quite higher side. Probably in future it may revise its growth projection due to certain internal factor. कौन से internal factor? जो चिप की शॉर्टेज हो रही है, जो कोल की शॉर्टेज हो रही है, और जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो रही है. So all these are affecting or going to definitely affect the manufacturing pace of Indian economy.
as well as the later it is going to impact the service and primary sector as well. तो हो सकता है कुछ के केस में हमें अभी रिवीजन देखने को मिले अगर इंडिया कोल शॉर्टेज या एनर्जी शॉर्टेज की जो क्राइसिस है उसको एक्सेप्ट करके एक इफेक्टिव डिसीजन या पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाती है तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं दैट इज़ शी इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ rate and as per her growth to be sustained for the next decade because the rate at which expansion in the core industries is happening, the rate at which service sector is growing, all these factors are indicating that India do not have any reason to have the growth below than double digit as per our finance minister Nirmala Sitharaman. So the remark come close to the heels of many institutions projecting 9.5% growth for India in financial year 22 जिसमें IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के भी नाम हैं। बेसिकली जब भी हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो बाहर किसी भी कंट्री को एड्रेस करते हैं तो वो इंडिया के लिए हमेशा ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस तरह के स्टेटमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू आ रहे हैं तो दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग his or her confidence into the इंडियन इकॉनमी और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका बिलीव है इकॉनमी में, दे आर बिलीविंग इन द इकॉनमी। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इनफ्लो को भी अफेक्ट करता है। नाउ लेट अस लुक इनटू द आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। गवर्नमेंट डेट टू ब्रीच 90% ऑफ जीडीपी दिस ईयर एज पर IMF। ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लेकर के तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचिया कि IMF ने इंडिया के लिए 9.5% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है, जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो अदर इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, उस पर भी IMF ने कुछ क्रूशल प्रोजेक्शंस या फोरकास्ट किया है इंडिया को लेकर के। एज पर द this article, as per this news, the International Monetary Fund has projected that the government debt, including center as well as the states, are going to rise to a record high, approximately 90.6% of GDP। भले ही हमारी GDP 9.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, लेकिन इसका 90% जो है वो हमारा अंडर डेट है। सो एज पर द IMF प्रोजेक्शन, इंडिया का जो गवर्नमेंट डेट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के ही डेट को इंक्लूड किया जाएगा, वो 90% तक इंक्रीज होने वाला है, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 89.6% था। तो कोविड में हालांकि बढ़ा ज़रूर है क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, रेवेन्यू के सोर्सेस कम हुए हैं। तो पिछले साल भी गवर्नमेंट का जो डेट था वो इंक्रीज़ हुआ था और इस बार भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने हैं, मार्केट में सफिशिएंट लिक्विडिटी सप्लाई इंश्योर करनी है। तो एज पर IMF दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर गोइंग टू सी द 90.6% ऑफ GDP as a government debt and it will then moderate to 88.8% in financial year 23। तो इसके बाद, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद ये जो गवर्नमेंट डेट है ये थोड़ा सा मॉडरेट करेगा, 88.8% हो जाएगा 90% से। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्ट हो जाएगा विद फुल पेस। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कम एक्सपेंडिचर भी बेयर कर सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 88.8% का गवर्नमेंट डेट प्रोजेक्ट किया है IMF ने। एंड एज पर IMF दिस विल रिमेन ओवर 85%। 85% से नीचे नहीं आएगा आगे आने वाले 5 सालों तक। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी जो गवर्नमेंट डेट है वो 85% तक बना रहेगा। अगर गवर्नमेंट एक फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन भी अडॉप्ट करती है, इन दैट केस इट विल नॉट गो बिलो 85% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 27। तो एज पर द फाइनेंशियल ईयर, एज पर द IMF फिस्कल मॉनिटर, इंडिया का जो GDP टू डेट रेशियो है वो अभी आगे आने वाले 5 सालों तक 85% के नीचे नहीं जाएगा। तो आप इसको बहुत अगर आसान
भाषा में समझना चाहेंगे क्या है, तो समझ लीजिए जितना कि जीडीपी हम अर्न कर रहे हैं उसका हमारा 85% लोन में आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। आई एम नॉट टेकिंग अदर टेक्निकल एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन। तो क्या सारा इम्पैक्ट कोविड-19 का पड़ा, सारा इम्पैक्ट पैंडमिक का पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया का जो डेट है वो 90% तक इंक्रीज़ हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम प्री पैंडमिक सिचुएशन भी देखें तो उस समय भी इंडिया 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ जीडीपी वॉज अंडर डेट। तो गवर्नमेंट डेट उस समय भी प्री पैंडमिक ईयर में भी 80% था। हालांकि पैंडमिक की वजह से ये इंक्रीज़ तो हुआ है और जो अब की 90% तक पहुंच गया है, लेकिन पिछले साल या आगे आने वाले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23 से ये डिक्रीज़ होना शुरू होगा। बट येस, प्री पैंडमिक लेवल पे आते आते इसे 10 साल तक लग जाएंगे एज पर द IMF, यानी 5 साल तक तो ये 85% से नीचे नहीं आने वाला। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल प्रूडेंस या फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करती है, इन दैट केस इट मे पैक्ड अप टू 85% ऑफ GDP. So before COVID-19 hit the country, the government debt remained less than 80% in the recent year. For instance, it was 74.1% in financial year 2020 and 70.4% in previous year and 69.7% in financial year 18 and 68.9% in year before that. तो कोविड से पहले 80 के आसपास का मार्क था, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोविड के बाद से जो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे सेक्टर में जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों ही फॉल हुए। इसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए लोन लेना पड़ा। लोन लेने की वजह से ये जो नंबर है ये 80% का मार्क्स क्रॉस करके 90% तक आ चुका है। और कई सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जस्ट लाइक मूडी, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है इस तरफ भी अट्रैक्ट किया है। वाइल अपग्रेडिंग द आउटलुक ऑफ इंडिया सोवरेन रेटिंग टू स्टेबल फ्रॉम negative, Moody's Investor Services recently counted high general government debt, low debt affordability among the other parameter as a principal credit challenge for the economy. क्योंकि मूडी फिच का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी 90% तक लोन में डूबा हुआ है, तो अगर इसके बाद अगर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मनी सप्लाई करने के लिए पैसा चाहिए होगा तो कहाँ से पैसा लेगा? तो दिस हाई नंबर 90% of GDP is indicating the low debt affordability for government of India. और अगर आगे पैसा गवर्नमेंट या लोन नहीं ले पाता है, in that case it will not be possible for government of India to support the economic recovery during post pandemic period. और केवल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट की बात करें तो इट वॉज 58.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 21। यहाँ पर आप याद रखेंगे 90% नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडिंग द ऑल स्टेट्स एंड सेंटर डेट, कि केवल सेंटर का ही नहीं है। अगर सेंटर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में सेंटर गवर्नमेंट का जो डेट था, डेट टू GDP था, रेशियो था, वो 58.8% था। इट स्लाइटली फेल टू 57.6% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो फर्स्ट क्वार्टर जो आया था फाइनेंशियल ईयर 22 का, उसमें अपोजिटली हम ये कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टली 57.6% का गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट रजिस्टर्ड हुआ था, जो कि पिछले साल के रेशियो से कम था। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फिजिकल प्रूडेंस फॉलो किया था। और इस समय अगर आप देखें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी रिकवरी की फेज पर आ चुकी थी, और उसी समय पैंडेमिक की सेकेंड वेव आई थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो इस साल के नंबर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के, वो भी ज़्यादा आने चाहिए एज पर द करंट सिचुएशन। अगर इन्हें पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वन पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द सेंटर इंक्लूडिंग GST कॉम्पनसेशन। GST कॉम्पनसेशन की वजह से भी ये थोड़ा सा जो डेट का नंबर था ये डिक्रीज होता हुआ दिखा था इनटू क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। और शायद इसी नंबर को डिक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली गोइंग फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू, जिससे कि जो एक्सपेंडिचर है वो मीट आउट हो सके और जो गवर्नमेंट का जो डेट का जो नंबर हाई नंबर दिखला है इसको रिड्यूस किया जाए। हाउएवर मार्केट बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेंट्रल टोटल डेट। फॉर इंस्टांस इट अकाउंटेड फॉर
1% ऑफ टोटल डेट ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो मार्केट बोरोइंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बोरोइंग के नंबर्स में, लेकिन जो अदर सोर्सेज है उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट, अगर हमें बोलें एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरोइंग्स है वो भी एक अच्छे अमाउंट में है इंडिया के बोरोइंग नंबर्स में। सो माउंटिंग डेट, दिस इज द ग्राफ दैट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो डेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, तो गवर्नमेंट लोन लेगी, और अगर लोन लेगी तो गवर्नमेंट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो रेशियो है वो भी बढ़ेगा। सो दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द फिजिकल डेफिसिट data or fiscal deficit trend, and this black graph line indicates the government debt as a percentage of GDP। तो हम देख सकते हैं मोर और लेस सेम डायरेक्शन में दोनों ही लाइंस मूव कर रही हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 27 तक 7.8% का फिजिकल डेफिसिट का प्रोजेक्शन है IMF का, जबकि जो गवर्नमेंट डेट है वो 85.2% तक पैक किया है IMF ने। एज पर द FRBM एक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट इज़ द लिमिट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट फॉर फिजिकल डेफिसिट। कितनी लिमिट सेट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिजिकल डेफिसिट के लिए, और हर बार एक एस्केप क्लॉज रेज कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू मीट आउट द एक्सपेंसेस। लेकिन जो FRBM एक्ट है उसके तहत फिजिकल डेफिसिट का कितना टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन टारगेट कहीं भी अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। 6.4% का फिजिकल डेफिसिट था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और 2027 तक ये प्रोजेक्शन है कि ये 7.8% तक बढ़ जाएगा। उसका सीधा रीज़न यही है कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करने हैं, और रिवेन्यू उस सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं बढ़ रहा, सिग्निफिकेंट परसेंटेज में नहीं बढ़ा जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स में हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। So let us see how government will manage all these fiscal deficit and government debt ratios. Now look at into the few other news clips. Government scrap base import duty on edible oils. So with price of edible oil threatening to remain at elevated level, the center on Wednesday virtually abolished the basic custom duty on the crude varieties of palm, soybean and sunflower oils। और इसके अलावा एग्रीकल्चर जो सेस होता है उसको भी मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, स्लैश कर दिया है। And this decision has been taken barely days after it authorized the state to impose the stock limit on oil seeds and edible oils. Simply प्राइस बढ़ रहे हैं ऑयल सीड्स के, एडिबल ऑयल्स के, और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और स्टेट्स को ऑथराइज कर दिया है कि वो स्टॉक होल्डिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं एज पर देयर ओन सिचुएशन। और जो एडिबल ऑयल्स पर जो कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेस लगता था उसको भी सस्पेंड कर दिया है फॉर टिल मार्च 22। तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके बाद से हो सकता है ऑयल सीड्स और जो एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में फॉल करें, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो गई है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से भी और डिमांड साइड फैक्टर की वजह से भी जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है, या हम भी कह सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन हो रही है। हालांकि CPI इन्फ्लेशन जो है वो अभी इस महीने जो अगस्त का डेटा आया उसके में कम हुई है, लेकिन जिस तरह से एनर्जी शॉर्टेज बनी हुई है, चिप शॉर्टेज बनी हुई है, जो फूड कमोडिटीज़ हैं स्पेशली ऑयल सीड्स, इन सब के जो रेट बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं फिर से बूस्ट करेगी। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल प्रोएक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन स्पेशली इन केस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। गति शक्ति टू बी जैम ट्रिनिटी फॉर इंफ्रा सेज PM। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वेडनेसडे को 100 ट्रिलियन की गति शक्ति जो स्कीम थी उसको लॉन्च कर दिया। इसको कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हाट इज़ दिस गति शक्ति इज़ ऑल अबाउट? इट इज़ अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक मास्टर प्लान है जिसमें 100 ट्रिलियन का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका बेसिक पर्पस क्या है? कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना इनटू डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम ये कह सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट
कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगी बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. So, PM Gati Shakti, a digital platform, will bring approximately 16 ministries together for coordinated implementation of infrastructure project, and that will definitely improve or provide the convenience through multimodal connectivity. तो जो ये मास्टर प्लान है, इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक टूल प्रोवाइड होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहाँ से वो फास्ट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल प्रोवाइड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम and making policy more effective, eliminate unnecessary government expenditure as per our finance minister. तो गति शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. और अगर आपको पता हो तो हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि गति शक्ति की जो नोडल मिनिस्ट्री है उसमें चेंज किया गया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी अब गति शक्ति की नोडल मिनिस्ट्री है. और इस पर्टिकुलर मास्टर प्लान में 16 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जिसमें रेल, रोडवेज जैसी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, दे विल वर्क टुगेदर इन अ इंटीग्रेटेड मैनर फॉर अ कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. अभी तक क्या था कि 16 मिनिस्ट्री सेपरेटली ऑपरेट करती थी, किसी का प्रोजेक्ट कभी पूरा हो रहा है, किसी का कभी पूरा हो रहा है. और जो इंटीग्रेशन सिनर्जी का कंसेप्ट है, जो दोज हु बिलोंग्स टू मैनेजमेंट दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी क्रिएट नहीं हो पा रही. तो बेसिक गवर्नमेंट का जो पर्पस ये है, यही सिनर्जी, इंटीग्रिटी क्रिएट करना, इंटीग्रेशन करना, जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमलाइन मैनर में कन्वर्ट करना. और इसके हमने बेनिफिट भी डिस्कस किए थे कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं, दिस पर्टिकुलर scheme will also generate the employment, will also increase the ease of doing business for providing the convenience through multimodal connectivity, जिससे कि जो goods का movements है, people का movements है, वो seamless हो सकेगा. So business का ease में भी आसानी होगी. Now let us look into the next clip. Coal shortage, a supply issue with availability at 5-year low. So the data on India's domestic coal production and imports suggested that the coal crisis is largely due to the decline in the supply rather than high demand. Inflation जनरली दो तरह के फैक्टर से बढ़ती करती है, या तो सप्लाई साइड, सप्लाई रॉ मटेरियल की सप्लाई या प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं, सप्लाई साइड फैक्टर्स होते हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट या डिमांड साइड जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होती है. तो एज पर द रिसेंट डेटा एनालिसिस इट इज़ रिफ्लेक्टेड दैट जो इंडिया में कोल क्राइसिस जनरेट हो रही है वो बेसिकली ज़्यादा डिमांड की वजह से नहीं है, वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से ज़्यादा सप्लाई इंश्योर नहीं हो पा रही इंडिया में कोल की. चूँकि कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन लिए हैं, रिसेंटली एक डिसीजन लिए थे जिसको हमने डिस्कस भी किया था, जहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको डायरेक्ट किया गया था कि वो डोमेस्टिक कोल को यूज़ करें, इंपोर्ट कोल का रिड्यूस करें. तो ये फैक्टर भी कॉन्स्टिट्यूट करता है कोल की शॉर्टेज में. तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं. आप ये ना सोचे कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है इसलिए डिमांड बढ़ रही है इसलिए शॉर्टेज हो रहा है. नो, मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सप्लाई साइड से आ रहा है. सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट इतने हाई हो चुके हैं कि जो कोल की सप्लाई है वो इंश्योर ही नहीं हो पा रही है. And for the first time in the decades, coal supply, including both domestic production plus import, was lower than the consumption for 4 consecutive years, यानी between 2017 to 2020. इन 4 सालों के बीच में अब तक की सबसे शॉर्टेज या सोचते हैं कि लोवेस्ट कोल सप्लाई रही है, दोनों ही तरह के, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के केस में भी और इंपोर्ट के केस में भी. एंड दैट इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक इन द इंटायर सप्लाई चेन, और जिसकी वजह से ये एनर्जी क्राइसिस जो है वो जनरेट हो रही है. और अगर डिमांड की बात करें तो मीनवाइल द डिमांड फॉर कोल हैज़ बीन सॉफ्ट इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ग्रोइंग शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन द ओवरऑल पावर मिक्स. तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही. पैंडेमिक की वजह से डिमांड कम भी थी एनर्जी में और कोल की, दोनों की. और इसके बाद जिस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी ले रही है शेयर, रिन्यूएबल एनर्जी इज टेकिंग प्लेस ऑफ कोल, उसकी वजह से भी डिमांड बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज़ नहीं करी. तो हम ये नहीं कह सकते कि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से ये शॉर्टेज है, नहीं.
That is all because of the supply side constraint as per the data analytics. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.